बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 से स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। चैप्टर 15 का जो तीसरा सेक्शन है थर्मो रेगुलेशन, उसका आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की है कि जो थर्मो रेगुलेशन है वो बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो बॉडी टेम्परेचर को ऑप्टिमम या नैरो रेंज पे मेंटेन करके रखता है, और उस मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर जो कि नैरो रेंज या ऑप्टिमम रेंज होती है, उसका फ़ायदा किसी भी एनिमल को ये होता है कि उसकी बॉडी के जो सेल होते हैं उसकी जो फंक्शंस हैं वो बहुत एफिशिएंटली होते हैं। और इसी तरह से आज के लेक्चर में हमने बात करनी है एंडोथर्म्स की, जो अपनी बॉडी के अंदर हीट को जनरेट भी कर सकते हैं और मेंटेन भी करते हैं। जिस तरह स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जो बर्ड्स और मैमल्स हैं ये फिर अपनी बॉडी के मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन के रेट को एडजस्ट कर सकते हैं बाय शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के ज़रिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस की, कि ह्यूमंस की बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज हैं जिनको यूटिलाइज करके, जिनको इस्तेमाल करते हुए कोई भी ह्यूमन अपनी बॉडी की टेम्परेचर रेंज को बैलेंस कर सकता है या ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। स्टूडेंट आपने यहाँ याद रखना है कि सबसे पहले यहाँ हम एक पॉइंट पढ़ेंगे कि दैट इज द ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी। एंडोथर्मी का जो ओरिजिन है ये एंडोथर्म्स बर्ड्स और मैमल्स में हुआ है, और एंडोथर्मी का ओरिजिन जो है वो हमें बताता है कि जो भी एंडोथर्म होगा उसने अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को जनरेट भी करना है, और उस टेम्परेचर जनरेशन को हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज थर्मोजेनेसिस। तो जो थर्मोजेनेसिस है, हीट प्रोडक्शन का जो मेथड है, उसके ज़रिए वो अपनी बॉडी की टेम्परेचर रेंज बिटवीन 36 to 38 डिग्री सेल्सियस, दैट्स मीन 37 डिग्री सेल्सियस पे वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। अब हमने ये पॉइंट देखना है कि जो बर्ड्स और मैमल्स में, स्पेशली ह्यूमंस में जो एंडोथर्मी है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि एंडोथर्मी की वजह से सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस है वो ये कि ह्यूमंस की बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई रहता है। मतलब जो ह्यूमंस हैं that keep their high metabolic rates due to endothermy. And second point is availability of energy around the clock, कि जो एनर्जी की अवेलेबिलिटी है बॉडी को वो हाई मेटाबॉलिक रेट होने के नाते वो ह्यूमंस की बॉडी को हासिल हो जाती है। एज इट इज थर्ड वन वाइडर डाइवर्सिटी है, कि अगर किसी एनिमल की बॉडी के अंदर एंडोथर्मी जो है वो मौजूद है तो एंडोथर्मी की वजह से वो एनिमल अक्वायर कर सकता है ग्रेटर एबिलिटी ऑफ अडाप्टेशंस को।
अब अगर ग्रेटर एबिलिटी ऑफ अडेप्टेशन स्टूडेंट होंगी तो फिर वाइडर डाइवर्सिटी भी होगी। इसी तरह अगर किसी एनिमल की बॉडी के अंदर ग्रेटर अडेप्टेशंस पैदा हो रही हैं और उन अडेप्टेशंस की वजह से फिर उस ऑर्गेनिजम्स या उस ह्यूमन या उस एनिमल की वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस होगी। वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस का मतलब टू इनहेबिट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ, तो वो अर्थ की डिफरेंट रीजन्स के ऊपर, डिफरेंट क्लाइमेट के ऊपर सरवाइव कर सकता है। तो एंडोथर्मी की इम्पोर्टेंस के ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपने स्टूडेंट अपने पास याद रखने हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने पहले कहा कि जो मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं बाय द रेट ऑफ देयर मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, और उस हीट प्रोडक्शन को स्टूडेंट हम थर्मोजेनेसिस का नाम देते हैं। यहाँ लफ्ज़ थर्मोजेनेसिस है। थर्मो का मतलब हीट होता है और जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन है। तो हम स्टूडेंट यहाँ सिंपल बोल सकते हैं कि जो थर्मोजेनेसिस है, थर्मो मीन हीट, जेनेसिस मीन प्रोडक्शन, तो ऑफ कोर्स इसके लिए हम आसान लफ्ज़ों में ये लिख सकते हैं कि थर्म दैट्स मीन हीट एंड देन जेनेसिस दैट्स मीन प्रोडक्शन। तो देन हम थर्मोजेनेसिस को प्रोडक्शन ऑफ हीट कह सकते हैं। आइदर वो प्रोडक्शन ऑफ हीट शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हो या फिर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हो। और यहाँ स्टूडेंट आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस है ये फिर किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर मेनली 4 मेथड को इन्वॉल्व करता है। इसमें सबसे पहले आपने याद रखना है शिवरिंग है। शिवरिंग के साथ बॉडी के अंदर कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है या फिर बॉडी के अंदर ब्राउन फैट है या फिर बॉडी के अंदर हाई सेलुलर मेटाबॉलिज्म है। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जो थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस है वो फिर इन 4 फर्दर प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है, जिसमें पहला शिवरिंग है और उसके बाद एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू हीट प्रोडक्शन होती है, ब्राउन फैट की वजह से हीट प्रोडक्शन होती है और हाई सेलुलर मेटाबॉलिज्म की वजह से हीट प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो हो सकता है। तो इन 4 मेथड को स्टूडेंट आपने अपने पास नोट कर लेना है। अब मैकेनिज्म ऑफ हीट प्रोडक्शन में सबसे पहले हमने बात करनी है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस जैसे मैंने पहले भी कहा हीट प्रोडक्शन, बट यहाँ पे आपने लफ्ज़ याद रखना है शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब है कि इंक्रीज्ड मसल कंट्रैक्शन जो है वो होगी और मसल कंट्रैक्शन के इंक्रीज करने की वजह से या फिर मसल मूवमेंट्स की वजह से हीट प्रोडक्शन होगी। जैसे हम कहते हैं कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इंक्रीज्ड मसल कंट्रैक्शन है, और जब मसल का कंट्रैक्शन बढ़ेगा तो फिर उस प्रोसेस को हम शिवरिंग का नाम देते हैं। या फिर स्टूडेंट आपने याद रखना है कंट्रैक्शन बाय मूवमेंट्स। अब कौन सी ऐसी मूवमेंट्स हैं जो कि कंट्रैक्शन का प्रोसेस या फिर हीट प्रोडक्शन का प्रोसेस करवा सकती हैं? स्टूडेंट आपने याद रखना है जस्ट रनिंग है, इसी तरह जंपिंग है या फ्लाइंग है। ये हमारे पास 3 कैटेगरी हैं मूवमेंट्स की। इन मूवमेंट्स की वजह से
या कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स की वजह से जो बॉडी में शिवरिंग होती है, देन हीट प्रोडक्शन होगी। उस प्रोसेस को हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का नाम देते हैं। अब सेकंड वो है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मेथड्स, कि ऐसा मैकेनिज्म या ऐसी हीट प्रोडक्शन जिसमें मसल कंट्रैक्शन नहीं होगी, जिसमें मूवमेंट नहीं होगी, तो इसलिए हम इसको शिवरिंग की बजाय नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का नाम देते हैं। एक स्टूडेंट यहाँ पे याद रहे कि नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो हैं वो ट्रिगर करते हैं हीट प्रोडक्शन के प्रोसेस को। जैसे एक पॉइंट आपने अपने पास याद रखना है कि जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड है, और वो थायराइड ग्लैंड अपनी आउटपुट जो है वो रिलीज करता है, इसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं। तो ये वो थायरॉक्सिन है जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करवाता है और इंक्रीज्ड एटीपी प्रोडक्शन करवाता है, और इसी तरह इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन करवाता है। तो फिर थायरॉक्सिन जो कि एक हार्मोन है, तो ये फिर हार्मोन बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन के प्रोसेस को ट्रिगर करता है। इसी तरह ब्राउन फैट है, जैसे कुछ मैमल्स होते हैं, उन मैमल्स की बॉडी के अंदर ब्राउन फैट जो है वो होती है, जो कि स्पेशलाइज्ड है रैपिड हीट प्रोडक्शन के लिए। और स्पेशली ये जो न्यू बॉर्न मैमल्स होते हैं जो कि कोल्ड क्लाइमेट के अंदर रहते हैं, या फिर वो मैमल जो हाइबरनेट करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ये ब्राउन फैट होती है, और ये ब्राउन फैट फिर उन एनिमल्स की बॉडी के अंदर रैपिड हीट प्रोडक्शन करवा सकती है। तो अब अगर हीट प्रोडक्शन हार्मोन्स की ट्रिगर से हो या ब्राउन फैट की वजह से, इसमें बॉडी जो है वो शिवर नहीं करती है, जिसकी वजह से हम इसको शिवरिंग की बजाय नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का नाम जो है वो देते हैं। तो स्टूडेंट आपने अभी दो मेथड पढ़े हैं कि हीट प्रोडक्शन को करवाने के लिए दो मेथड इन्वॉल्व हैं, शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब स्टूडेंट हमारा मेन इस टॉपिक का पार्ट है कि किसी भी ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो थर्मोस्टेट है, जो कि एक हाइपोथैलेमिक जो कि फोर ब्रेन की रीजन है, वो कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। थर्मोस्टेट का जो रिस्पांस है वो हाई टेम्परेचर में और कोल्ड टेम्परेचर में कैसा रहता है, इस फंक्शन को अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट आपको याद रहे कि व्हाट इज अ थर्मोस्टेट। तो आपने याद रखना है कि थर्मोस्टेट एक ऐसा हाइपोथैलेमिक पार्ट है जो कि एक फोर ब्रेन का पार्ट है। तो ये रिस्पॉन्ड करता है टेम्परेचर को अबव और बिलो द ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट इज 37। तो इस थर्मोस्टेट के फंक्शन को पढ़ने के लिए स्टूडेंट आपने याद रखना है कि हमारे पास ये जो रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन को हम दो तरह के टेम्परेचर के लिए पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस रेगुलेशन को हमने पढ़ना है उन दो एनवायरनमेंट के लिए जिसमें सबसे पहला ये ऊपर हम डिटरमिन कर लेते हैं, दैट इज अ वार्म। अब ये हमारे पास एक वार्म इन्वायरमेंट है, मतलब जब गर्मी जो है वो ज़्यादा होगी, समर सीजन होगा, उस कंडीशन में बॉडी के अंदर कैसे इम्बैलेंस को बैलेंस करना है। या फिर सेकंड वन जो यहाँ हम पढ़ेंगे वो कोल्ड के लिए पढ़ेंगे।
कि जो कोल्ड है, जो बॉडी का लो टेम्परेचर होना है एम्बिएंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो फिर उसको कैसे जो है वो हमारा थर्मोस्टेट बैलेंस करता है। यहाँ अपने स्टूडेंट एक बात याद रखनी है कि जो थर्मो रेगुलेटरी एरियाज है ना हाइपोथैलेमस के, वो हमारी बॉडी के अंदर बॉडी थर्मोस्टेट कहलाते हैं। वही नर्व सिग्नल जो कि वार्म और कोल्ड रिसेप्टर्स देते हैं उनको रिसीव करेंगे, और फिर उसको रिसीव करने के बाद रिस्पॉन्ड करेंगे बाय इनिशिएटिंग कूलिंग और वार्मिंग प्रोसेसेस। जैसे ये वार्म इन्वायरमेंट है, इस वार्म इन्वायरमेंट में जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, एज एक्सटर्नल टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, क्लाइमेट हॉट होने की वजह से, तो फिर जो बॉडी के अंदर हॉट रिसेप्टर्स हैं, वार्म रिसेप्टर्स हैं, वो उसको डिटेक्ट कर लेंगे, और उसके नतीजे में जब मैसेज जाएगा थर्मोस्टेट के पास, तो थर्मोस्टेट उस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए जो है वो कूलिंग प्रोसेसेस को एक्टिवेट कर देगा। सेम एज इट इज कोल्ड में जब डिक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर होता है ड्यू टू कोल्ड इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, तो फिर कोल्ड रिसेप्टर्स इस लो टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे और उसको एज अ सिग्नल भेजेंगे थर्मोस्टेट को, और थर्मोस्टेट रिस्पॉन्ड करेगा बाय ट्रिगरिंग या बाय एक्टिवेशन ऑफ वार्म मैकेनिज्म्स, ताकि बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर का लॉस या बॉडी टेम्परेचर लो हो रहा था उसको दोबारा ऑप्टिमम की तरफ ले जाया जा सके। आप स्टूडेंट, हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये हमारा मेन जो ना वो पॉइंट है होम्योस्टेसिस का, दैट इज अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 35 टू 35.6 टू 37.8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन स्टूडेंट यहाँ आपने इसकी जो रेंज है वो स्पेसिफिकली अपने माइंड में सेट कर लेनी है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अब ये जो 37 का फिगर है, ये मतलब एक नैरो रेंज या ऑप्टिमल रेंज आपने याद रखनी है। अब हमारे पास सबसे पहले है वार्म मैकेनिज्म्स के लिए, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो पॉइंट है, ये जो एरो है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, बिगिन हेयर। आप देखो यहाँ हमने पॉइंट नोट करना है कि स्टिमुलस जो है इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर व्हेन एक्सरसाइजिंग और द क्लाइमेट इज हॉट। तो ब्लड वार्मर देन हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट्स, जो ब्लड है बॉडी का उसमें हीट बढ़ना शुरू हो जाएगी और वो हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट से हीट जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। अब उसको स्किन के अंदर मौजूद जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं, वार्म रिसेप्टर हैं, वो उसको डिटेक्ट करेंगे, और उसको डिटेक्ट करने के बाद ये वो रीजन है जिसको वो भेज देंगे। अब ये वो रीजन है दैट इज नेम्ड एज थर्मोस्टेट। अब जब ये थर्मोस्टेट के पास इसको भेज देंगे, तो थर्मोस्टेट पहले मैंने बताया कि ये रेगुलेट करता है अबव और बिलो द 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो जब इसको पता चल गया कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया है, तो फिर ये थर्मोस्टेट रिसेप्टर्स को रिस्पॉन्ड करके एक्टिवेट करेगा हीट लॉस सेंटर्स मीन कूलिंग प्रोसेसेस को। तो स्टूडेंट यहाँ आपने याद रखना है कि ये जो हीट लॉस सेंटर है, ये बेसिकली हीट लॉस सेंटर यहाँ पे क्या होगा, वो कूलिंग प्रोसेसेस की एक्टिवेशन होगी ताकि बॉडी टेम्परेचर को मिनिमम
दोबारा ऑप्टिमम की तरफ जो है वो लाया जा सके। तो ये कूलिंग प्रोसेसर जो हैं उनकी यहाँ पे एक्टिवेशन जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ क्लियर कर लें, कूलिंग मैकेनिज्म्स, तो वो यहाँ पे फिर एक्टिवेट हो जाएंगे। अब जब ये कूलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएंगे थर्मोस्टेट की वजह से, तो वो दो कूलिंग मैकेनिज्म कौन से हैं? जैसे नंबर 1 ये है। अब नंबर 1 को हमने नाम देना है, दैट इज वैसोडाइलेशन। अब वैसोडाइलेशन, स्किन ब्लड वेसल डायलेट, नाम से जाहिर है वैसोडाइलेशन के खून की नालियों का खुलना। तो स्किन ब्लड वेसल डायलेट करेंगी, कैपिलरीज बिकम फ्लश्ड विद वार्म ब्लड, वार्म ब्लड उनकी तरफ जो है वो धकेला जाएगा, और हीट रेडिएट फ्रॉम स्किन सरफेस, तो स्किन की सरफेस से फिर जो हीट है वो ब्लड से बाहर डेसिपेट होना शुरू हो जाएगी, रेडिएट होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज वैसोडाइलेशन। पहला कूलिंग प्रोसेस है, कूलिंग मैकेनिज्म है। और सेकंड यहाँ पे आपने याद रखना है ये वाला, वो है एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। तो स्वेट ग्लैंड की जो एक्टिवेशन है, जो कि स्किन ग्लैंड होता है, सूडोरिफेरस ग्लैंड का सेकंड नेम है, तो इसकी एक्टिवेशन होगी। और ये एक्टिवेशन करने के बाद जो ना वो इसमें परस्पायरेशन होगी, बॉडी हीट वेपोराइज्ड होगी, और जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो देन अल्टीमेटली इन दोनों कूलिंग मैकेनिज्म की वजह से body temperature decreases and blood temperature decline and hypothalamus heat loss center shut off। तो ये कूलिंग मैकेनिज्म, कूलिंग प्रोसेसेस को शट ऑफ कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, बिकॉज के बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होकर नॉर्मल की तरफ आ गया है। अब सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं कोल्ड रीजन के लिए। अगर बाहर के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कोल्ड हो रहा है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर कोल्ड हो रहा है, तो फिर डिक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर जो है वो होना शुरू हो जाएगा। इसी इम्बैलेंस स्टेट को दोबारा कोल्ड रिसेप्टर जो स्किन के हैं वो उसको डिटेक्ट करेंगे, और सेम ब्लड कूलर देन हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट। तो ये जो हमारे पास रीजन है जिसको हमने पहले थर्मोस्टेट का नाम दिया है, ये थर्मोस्टेट का जो रीजन है वो फिर एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट हीट प्रमोटिंग सेंटर। जैसे स्टूडेंट मैंने पहले आपको बताया कि कोल्ड रिसेप्टर यहाँ पे टेम्परेचर जो कम हो रहा है उसको डिटेक्ट करेंगे, उसके सिग्नल सेंड करेंगे हाइपोथैलेमस रीजन को, थर्मोस्टेट इसको रिसीव करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा बाय ट्रिगरिंग द हीट प्रमोटिंग सेंटर्स। और हीट प्रमोटिंग सेंटर्स को हम सेकंड नेम यहाँ पे वार्म मैकेनिज्म्स का नाम देंगे, या फिर वार्म प्रोसेसेस का नाम देंगे। तो वार्म मैकेनिज्म एक्टिवेट होंगे, जिनमें सबसे पहला जो वार्म मैकेनिज्म है दैट इज वैसो कंस्ट्रिक्शन है। वैसो कंस्ट्रिक्शन नाम से जाहिर है कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल है। तो जब ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड इज डाइवर्टेड फ्रॉम स्किन कैपिलरीज। तो ब्लड स्किन कैपिलरीज की बजाय विसरल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन है, जो डीपर टिश्यू है, उनकी तरफ ही रहेगा। और जब डीपर टिश्यू की तरफ या विसरल बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ब्लड ज़्यादा मौजूद रहेगा, तो उसकी वजह से जो ओवरऑल हीट लॉस है स्किन की सरफेस से वो मिनिमाइज हो जाएगी और हीट कंजर्व हो जाएगी। इसी तरह सेकंड वन हमने यहाँ पे देखना है, और वो सेकंड है एक्टिवेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, जिसको स्टूडेंट हमने पहले शिवरिंग का नाम दिया। तो ये शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस है जिसमें स्केलेटल मसल जो है एक्टिवेट होंगे, और उसकी वजह से हीट जो है वो बॉडी की इंक्रीज करना शुरू कर जाएगी। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से हीट कंजर्व होगी, शिवरिंग की वजह से हीट जनरेशन होगी, प्रोडक्शन ऑफ हीट होगी। तो इन दोनों की वजह से जो बॉडी टेम्परेचर
इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कोल्ड होने की वजह से कम हो रहा था, वो बढ़ना शुरू कर देगा और टेम्परेचर राइज करने के बाद बेसिकली बॉडी टेम्परेचर विल इंक्रीज और ब्लड टेम्परेचर जो है वो हाइपोथैलेमस ब्लड टेम्परेचर भी एक्चुअली राइज करेगा। और जो हाइपोथैलेमस हीट प्रमोटिंग सेंटर है, अब ये तो नहीं कि हम टेम्परेचर को 37 से भी अब दोबारा बढ़ा देंगे, नो। जब वो टेम्परेचर 37 की रेंज पे चला जाएगा तो फिर जो हाइपोथैलेमस हीट प्रमोटिंग सेंटर था उनको दोबारा से शट ऑफ कर दिया जाएगा और बॉडी टेम्परेचर की रेंज दोबारा ऑप्टिमल रेंज 37 पे बैलेंस हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक था कि ह्यूमंस की बॉडी के अंदर दो मैकेनिज्म्स हैं जो कि शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हैं हीट प्रोडक्शन के। और ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर की रेगुलेशन है जिसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स की सेंस में पढ़ते हैं, तो ये भी याद रखें कि ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स की मैकेनिज्म है। और इसमें हमने दो कंडीशन पढ़ी हैं, वार्म और कोल्ड। वार्म में हमने कहा कि वार्म रिसेप्टर रिसीव करेंगे, सिग्नल सेंड करेंगे हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्ड करेगा, कूलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट करके और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। कोल्ड में कोल्ड रिसेप्टर जो होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे, उसको सेंड करेंगे सिग्नल्स को हाइपोथैलेमिक रीजन के पास, हाइपोथैलेमिक उसको रिस्पॉन्ड करेगा बाय द एक्टिवेशन ऑफ वार्म मैकेनिज्म। बॉडी टेम्परेचर जो कोल्ड था वो बढ़ना शुरू होगा और बॉडी टेम्परेचर ऑप्टिमम की तरफ चला जाएगा और फिर 37 पे जब टेम्परेचर नॉर्मल रेंज या फिर नैरो रेंज पे पहुंच जाएगा तो फिर कूलिंग मैकेनिज्म जो वार्म मैकेनिज्म्स एक्टिवेशन हुई थी वो शट ऑफ हो जाएंगे और बॉडी टेम्परेचर वार्म और कोल्ड में यानी वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक था। अगर इस टॉपिक के बारे में कोई अगर आपका क्वेश्चन हुआ तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।